एनडीए की सरकार सही से चले इसके लिए टीडीपी और जेडीयू का साथ रहना जरूरी है। दोनों मोदी के साथ हैं और टीडीपी जेडीयू के साथ साथ एनडीए के सभी घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र बीजेपी को सौंप भी दिया है। एनडीए की मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात कही गई। इस प्रस्ताव पर सभी 21 नेताओं के हस्ताक्षर थे। सबने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। बात करें टीडीपी और जेडीयू की तो दोनों एनडीए में वरीयता क्रम में दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है। इसकी तस्दीक आंकड़ों से भी होती है और आज एनडीए मीटिंग से आई इस तस्वीर से भी होती है जिसमें पीएम मोदी के ठीक बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू और उनके ठीक बगल में तीसरे नंबर पर नीतीश खड़े हैं। लेकिन आगे नीतीश और नायडू अगर इंडिया अलायंस में जाने की कोशिश करते तो क्या है, वहां पर वो लिस्ट में 5वें और 6ठे नंबर पर होंगे। इंडिया अलायंस में कांग्रेस 99 सीट के साथ नंबर 1, दूसरे पर समाजवादी पार्टी 37 सीट के साथ, तीसरे पर टीएमसी 29 सीट के साथ, चौथे पर 22 सीटों के साथ डीएमके। ऐसे में नीतीश और नायडू वहां जाते हैं तो दोनों इंडिया के सबसे अहम घटक दल नहीं होंगे। क्रम में नीचे होने पर मोल तोल करने में मुश्किल होगी। एनडीए में टीडीपी जेडीयू रही तो अहमियत अधिक रहेगी और एनडीए में रहकर ही मनमाफिक मंत्री पद मिलने की उम्मीद भी है। ये बात शायद नायडू और नीतीश दोनों जानते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ दल उन पर लगातार डोरे डाल रहे हैं। इसी बहाने मोदी नायडू की पुरानी सियासी अदावत के किस्से सियासी गलियारों में फिर से सुनाई देने लगे। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। सारे चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब एनडीए के घटक दल जेडीयू और टीडीपी से बात करने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया था। और सिर्फ खड़गे नहीं बल्कि खबरें तो शरद पवार को लेकर भी आई थी कि वो नीतीश और नायडू दोनों के संपर्क में हैं। तो सवाल है कि इंडिया गठबंधन को आखिर इन दोनों नेताओं से पाला बदलने की इतनी उम्मीद क्यों है? How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. बात करें नायडू की तो इसके पीछे मोदी और नायडू की पुरानी सियासी अदावत है जिसे इंडिया वालों की ओर से उभारने की कोशिश हो रही है। साल 2002 याद कीजिए, तब गुजरात में दंगे हुए थे। उस वक्त नायडू अटल की एनडीए सरकार में शामिल थे। सबसे पहले उन्होंने ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा था। इसके लिए नायडू ने दिल्ली तक का सफर किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर कहा था कि उन्हें गुजरात के सीएम पद से मोदी को हटा देना चाहिए। फिर साल बीते और आया वर्ष 2014। उस समय टीडीपी और बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा, लेकिन 2018 में टीडीपी ने बीजेपी से किनारा कर लिया। इसके बाद पीएम मोदी और नायडू में विरोध इस हद तक बढ़ा कि आंध्र प्रदेश जाने पर प्रोटोकॉल के तहत टीडीपी का कोई मंत्री तक प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नहीं आया। निजी हमलों का लेवल यह था कि मोदी ने नायडू को अपने ससुर एनटी रामाराव का गद्दार तक कहा था। नायडू मोदी पर निजी हमला करते करते सियासी लड़ाई में उनकी पत्नी जसोदा बेन का जिक्र तक कर गए थे। 2019 में जब आम चुनाव हुए तो उससे ऐन पहले नायडू एक बार फिर मोदी के खिलाफ सक्रिय हुए। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम चलाई। हालांकि राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता और 6 साल बाद 9 मार्च 2024 को सारे गिले शिकवे भुलाकर टीडीपी फिर एनडीए का हिस्सा बन गई और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन हुआ। नतीजे अब सामने हैं। आंध्र में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए में दूसरे नंबर की हैसियत रखती है और अब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नायडू का पूरा समर्थन है।
फिक्र हमें आपकी है, इसीलिए राजनीति की फिक्र ज्यादा बढ़ रही है। मोदी और नायडू के खट्टे मीठे राजनीतिक संबंधों की तरह ही मोदी और नीतीश के संबंध भी रहे हैं। इसका भी एक सियासी इतिहास है और नीतीश के बारे में कहा जाता है कि जिधर सत्ता उधर नीतीश कुमार। चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया पे हर जगह कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स उन्हीं के पास है। इस बार वो एनडीए सरकार में है, लेकिन उन्हें इंडिया में लाने की कोशिशें कैसे तेज हैं, अब जरा ये भी देख लीजिए। बिहार के चाचा और भतीजे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज एक ही फ्लाइट से बैठकर दिल्ली के लिए पटना से उड़े। इस दौरान दोनों आगे पीछे बैठे हुए नजर आए। हालांकि जब दोनों से वीडियो बनाने वाले ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसके बाद इसी प्लेन की दोनों की साथ वाली दूसरी तस्वीर सामने आई। इसमें दोनों अगल बगल बैठे हुए दिखे। इसके बाद एक सवाल दिल्ली तक गूंजा, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तेजस्वी ने इस पर शाम को जवाब दिया, नहीं सलाम दुआ हुई। फिर देखिए कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई, पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है, ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। तेजस्वी इशारों में बता रहे थे, लेकिन जेडीयू ने अपनी बात साफ साफ रखी। 24 घंटे से जिस तरह आरजेडी नीतीश को इंडिया अलायंस में लाने के लिए बयानबाजी कर रही है, उस पर जेडीयू ने कहा असंभव। ये सब वाहियात है। वो कल भी प्रधानमंत्री से मिले हैं। जनता दल यू का और नीतीश कुमार का फैसला है, हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहें। नीतीश कुमार मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार को आज शाम ही समर्थन दे चुके हैं। और बात जहां तक इंडिया अलायंस की है तो नीतीश इस गठबंधन की नींव रखने वालों में से एक। याद करिए, पिछले साल पटना की वो पहली मीटिंग जब नीतीश के कहने पर ही तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे और नीतीश के आवाज पर जुटकर एकता की हुंकार भरी थी। नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए। नीतीश कुमार का भरोसा कितना है ये समय बताएगा, लेकिन ये भी सच है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो समय समय पर मोदी को बुरा भला कहते रहे। हम लोग देख रहे हैं कि देश किस तरह से चल रहा है। वायदा किया गया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, अब अच्छे दिन का लोग इंतजार ही कर रहे हैं। इस तरह से वो गठबंधन और सरकार जरूरत के हिसाब से दोनों ही बदलते रहे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए अगर आप बीते 10 साल से देश में सरकार तो एनडीए की ही चल रही थी, लेकिन उसकी पहचान थी मोदी सरकार। बीजेपी के पास अकेले अपने दम पर बहुमत था, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी बड़ा दिल दिखाते हुए एनडीए को साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी बहुमत से 32 कम है, इसीलिए वो अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर उन्हें खुश रखे बगैर सरकार नहीं चला पाएगी। और यही मोदी सरकार 3.0 के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दिक्कत कहां से आ सकती है उसे समझिए। पहली चुनौती तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास गठबंधन सरकार चलाते हुए भी सहयोगी दलों के ब्लैकमेलिंग और बार्गेनिंग वाले दांव पेच का कोई अनुभव नहीं। गुजरात की सरकार हो या फिर 10 साल से देश की सरकार, पीएम मोदी ने पूर्ण बहुमत की ही सरकार चलाई। पीएम मोदी के सामने गठबंधन चलाने में जो दूसरी बड़ी चुनौती पेश आने वाली है वो है राज्यों को विशेष दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग उसी दिन से पेंडिंग है जिससे आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ है। तीसरी चुनौती, नीतीश कुमार बन सकते हैं। नीतीश कुमार करीब 2 दशक से बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग कर रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग पर अड़ सकते हैं। बीजेपी के सामने चौथी दिक्कत है सहयोगी दलों के साथ विचारधारा का टकराव। जेडीयू और टीडीपी के साथ बीजेपी का अपने अहम एजेंडा पर मतभेद हो सकता है। वो एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसी से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन का भी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए लगातार यह दावा किया कि वो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने देगी, जबकि टीडीपी
गरीब मुसलमानों को 4% आरक्षण का समर्थन कर चुकी है। मुस्लिम आरक्षण का सवाल एनडीए गठबंधन की दो सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी और टीडीपी के बीच सबसे पेचीदा मुद्दा है। बीजेपी और टीडीपी के शीर्ष नेता इस मामले में बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। आंध्र प्रदेश में जब बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी ने साझा घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें मुस्लिम आरक्षण का जिक्र नहीं था। लेकिन आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में बीजेपी ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का विरोध किया। इस मुद्दे का शोर आंध्र तक पहुंचा तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का सुर बीजेपी से बिल्कुल उलट था। सुनिए मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू का नजरिया क्या है। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। I'm not saying reservations you remove. Be clear. That alone cannot empower them in all angles. 4% मुस्लिम आरक्षण सीधा एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर डाका है। और हम ये निश्चित रूप से कहते हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहां से हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अब नतीजों के बाद स्थिति अलग है। मुस्लिम आरक्षण के मसले पर बीजेपी और टीडीपी दोनों में से किसी एक पार्टी को अपना स्टैंड बदलना होगा। मुस्लिम आरक्षण के अलावा एक मुद्दा ऐसा है जो एनडीए सरकार के सामने भानुमति के पिटारे की तरह खुल सकता है। ये मुद्दा है विशेष राज्य के दर्जे का। आंध्र प्रदेश का जब फरवरी 2014 में विभाजन हुआ तब यूपीए की सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। कुछ महीने बाद ही सरकार बदल गई। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का मामला उलझ गया। आंध्र प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने साल 2014 से विशेष आर्थिक सहायता देना शुरू किया, जिससे आंध्र प्रदेश की सरकार संतुष्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश का दावा है कि तेलंगाना के अलग होने के बाद उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की बात हुई थी। विशेष राज्य का दर्जा मिलने और विशेष आर्थिक सहायता मिलने में फर्क है। विशेष राज्य का दर्जा वाले राज्यों को तमाम तरह के टैक्स में छूट मिलती है। वहां केंद्र सरकार विकास की परियोजनाओं में 100% पैसा खर्च करती है, जबकि विशेष आर्थिक सहायता में केंद्र सरकार की योजनाओं का 90% धन केंद्र सरकार देती है। बाकी 10% धन का इंतजाम ही राज्य सरकार को करना होता है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता मिल रही है। विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। विशेष दर्जा देने में पेच है। अभी विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों को मिला हुआ है। इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष दर्जा उन्हीं राज्यों को मिला हुआ है जहां भौगोलिक स्थिति बहुत कठिन है और उसी वजह से विकास में दिक्कत आती है। अब अगर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। दिक्कत संविधान संशोधन करने की नहीं है, असली दिक्कत यह है कि अगर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राज्य यानी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पर अड़ जाएंगे, क्योंकि बिहार की दलील भी आंध्र प्रदेश जैसी। गठबंधन की मजबूरी में अगर प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष दर्जा देने की हामी भरी तो दूसरे राज्यों से भी ये मांग तेज हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान, गोवा और ओडिशा की जनता भी विशेष दर्जा देने की मांग कर रही है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी अब सत्ता में। स्पेशल स्टेटस देने में संविधान संशोधन की मजबूरी बताकर ही अब तक आंध्र प्रदेश और बिहार को शांत कराया गया। लेकिन एनडीए के सामने एक चुनौती ऐसी है जिसका सीधा ताल्लुक बीजेपी और सहयोगी दलों की राजनीति से है। यह मुद्दा बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र यानी मोदी की गारंटी से है। बीजेपी ने 2024 के अपने गारंटी पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर वो पूरे देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करेगी। सामान्य नागरिक संहिता के मुद्दे पर बीजेपी का जेडीयू और टीडीपी से गंभीर मतभेद है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साफ कर चुके हैं कि वे सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं होने देंगे। सामान्य नागरिक संहिता, सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों को विपक्ष बीजेपी की एंटी मुस्लिम पॉलिसी का हिस्सा बताता है। हालांकि इसमें किसी धर्म विशेष को टारगेट करने का बीजेपी ने कभी जिक्र तक नहीं किया। फिर भी आम धारणा यही है कि सामान्य नागरिक संहिता मुस्लिमों के खिलाफ है। टीडीपी और जेडीयू का विरोध भी इसी वजह से।